अपनी बात बता दी है, जता दी है कि हम आपके साथ हैं। और यहाँ आखिर में जो मल्लिकार्जुन खड़गे अपना भाषण दे रहे थे, उस भाषण में जो आखिरी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे शेर व शायरी के शौकीन हैं और उनका कोई भी भाषण बिना किसी शायरी के खत्म नहीं होता है, तो आज उन्होंने राहुल गांधी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए जो बातें कही हैं वो साफ साफ ये कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब क्यों देखना कद आसमान का, ये कह रहे थे। और यहीं से एक उम्मीद जगती है इंडिया गठबंधन की, यहीं से उम्मीद जगती है और हौसला दिखाई देता है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी की, और इस यात्रा से जरूर कुछ ना कुछ मिला है। जल्दी जल्दी आना चाहता हूं आप सबके पास। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ आप कहेंगे इस पे? राजीव जी, 12-13 लोगों ने भाषण दिया है और सभी के भाषण बड़े रेखांकित करने वाले हैं, लेकिन मैं 2-3 बातें जोड़ूंगा जिसमें कि समावेश आ जाए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, खड़गे साहब ने की हैं, और एक नई, मैं कहूँगा कि भारत की राजनीति में एक नई खोज जो है बहुत ओजस्वी वक्ता के तौर पे आज कल्पना सोरेन की हुई है। बहुत जोरदार उन्होंने भाषण दिया है। तो तेजस्वी ने जिस तरीके से कनेक्ट किया, और जो एसेट है कांग्रेस के पास आज की तारीख में, कि किस तरीके से हिंदी, इंग्लिश, मराठी और कन्नड़ में खड़गे साहब स्विच ओवर हो जाते हैं बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के। देखिए, ये इंडिया गठबंधन के पास, और मैं देख रहा था कि किस तरीके से जो ऑडियंस था, यहाँ जो पब्लिक है, वो कैसे उनको करेक्ट कर रही थी और उनकी बात वो सुन भी रहे थे। 2-3 बातें बहुत रेखांकित यहाँ से पॉलिटिकल मैसेज गया है। आज इंडिया गठबंधन का एजेंडा यहाँ से लॉक हो गया। एक तो खड़गे जी ने ये कह दिया कि 25 गारंटी जो है वो, उसका एक समग्र पैकेज जो है वो रखा जाएगा। ये गारंटियां वही है जो बार बार राहुल गांधी छात्रों की गारंटी, महिलाओं की गारंटी, सामाजिक न्याय की गारंटी, किसानों की गारंटी वगैरह दे रहे हैं। उसको वो कंपाइल करके 25 गारंटियों का मैनिफेस्टो जो है वो इंडिया गठबंधन का आएगा, ये घोषणा हो गई। एक बहुत बड़ी बात जो राहुल गांधी ने वहां कही है, और आज एकदम उन्होंने बड़ी लकीर खींच दी है। उन्होंने मोदी को कुछ छिपी हुई शक्तियों का मुखौटा बता दिया है, और ये एक बड़ा स्टेटमेंट है कि उनकी लड़ाई अब मोदी की डोर जिनके हाथ में उनसे है। और कल हम देख रहे थे कि आज जो इंडिया गठबंधन वहां बैठा हुआ था, आप देखिए तमिलनाडु से लेकर झारखंड, महाराष्ट्र, वहाँ उत्तर प्रदेश, वहाँ बिहार, बंगाल, सब दिखाई दे रहा है, पूरा इंडिया दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी ने इस बात को बोला भी कि मोदी जी के मंच पे सिर्फ मोदी जी होते हैं। और कल मैं देख रहा था टेलीविजन पे और मीडिया रिपोर्ट्स में, राजीव जी, कि एक मीडिया का मालिक किस तरीके से मोदी साहब से हंसी ठिठोली भी कर रहा है, और दोनों लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। जी, मैं बड़े दावे के साथ, राजीव जी, कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी अपने लिए कि वही मीडिया का जो मालिक है, जो कल प्रधानमंत्री से हंसी ठिठोली कर रहा था, वो राहुल गांधी के सामने सीधा खड़ा नहीं हो सकता, नजरें नहीं मिला सकता। ये एक बड़ी लकीर राहुल गांधी ने खींच दी है। और एक बात, मैं आखिरी बात अभी के उसमें ये कहूंगा कि जो जनता की तरफ से बातें आई हैं, नेताओं ने तो सबने बात रखी है, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और स्टालिन, सबने ईवीएम पर, ईवीएम का जिक्र जब भी आया, जनता ने उसको बड़ी तेजी से उस पर रिस्पॉन्ड किया है, जनता ने आवाज लगाई है। और दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा जो जनता के बीच में आया, कि जब गोदी मीडिया का नाम जब भी आता था,
तो दो चीजें जनता को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि गोदी मीडिया जो है वो जनता के हित की बात नहीं करता है और ईवीएम जो है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये बात आ गई। और एक बड़ी बात जो फारूक अब्दुल्ला ने बोली, मैं आखिरी बात कह के अपनी करूंगा भी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आएगा तो देशभक्त लोग चुनाव आयोग में आएंगे। ये एक बहुत बड़ा कमेंट जो है मौजूदा चुनाव आयोग के ऊपर फारूक अब्दुल्ला ने कर दिया है। तो कुल मिलाकर यह है कि संविधान, गोदी मीडिया और ईवीएम, गारंटी, ये सारी चीजें, एजेंडा जो है वो मुंबई से आज निकल कर आ गया है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे हमें भारत को बचाना है, यहाँ की आईन को बचाना है, और राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया जिनको कोई कभी गले नहीं लगाता था। ये छोटी मोटी बात नहीं, कभी किसी ने उन लोगों को जिनसे कोई हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करता हो, उनको गले लगाते हुए राहुल गांधी देखे गए। यानी कि इस देश की जो जनता है, और वैसी जनता जो सड़कों पे है, गरीबी की मार झेल रही है, उन लोगों के बीच राहुल गांधी पहुंचकर और उनकी बातें सुन रहे हैं। और यही सबसे बड़ी बात एक जननेता के लिए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो फारूक अब्दुल्ला, उधर कल्पना सोरेन, फिर आप देखिए सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, प्रकाश अंबेडकर, उनके अलावा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, ये तमाम नेता, एमके स्टालिन, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज, अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखकर इसके लिए अपनी असमर्थता, जो नहीं जा पाए वो तो अपनी असमर्थता के साथ साथ ये भी कि मैं क्यों नहीं आ पाया, और शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। तो तमाम नेता यहाँ हर ढंग से जो नहीं पहुंच पाया वो पैगाम के जरिए। तेजस्वी यादव का शानदार भाषण था और उन्होंने भी महाराष्ट्र से बिहार तक सबको टच करने की कोशिश की। जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप, और क्या यहां से एक लंबी लड़ाई, और उस लड़ाई में अब नरेंद्र मोदी नहीं है, इस लड़ाई में बीजेपी नहीं है, ये लड़ाई उस अदृश्य शक्ति के बारे में जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे थे और जिसका विश्लेषण अभी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, ये उस शक्ति के साथ लड़ाई है, यानी बीमारी को जड़ से खत्म करने की ठान ली है राहुल गांधी, ये माना जाए? निश्चित रूप से अगर मैं यहां से शुरू करूं कि जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस नाम के आगे गांधी होगा उसको तकलीफें झेलनी ही पड़ेगी। उन्होंने शुरू किया कि महात्मा गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लोगों ने अपने खून का कतरा जो है देश के लिए किया। तो इस गांधी के लिए भी इस तरीके की यात्रा और तकलीफ जो है वो सहन की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस केवल गांधी नाम ही अकेला ऐसी सिमिलरिटी नहीं है, दो तीन चीजें और है 24 इसको हम पलट दें 42, मतलब 1942 का मुझे वो आंदोलन याद आ रहा है कि जब इसी बंबई में जिस ग्वालियर टैंक है जिसका नाम बाद में बदल के रख दिया गया है अगस्त क्रांति मैदान, वहां पर महात्मा गांधी ने जो सबसे बड़ा नारा दिया था वो नारा दिया था कि भयमुक्त हो जाओ, करो या मरो, डरने की जरूरत नहीं है। आज आप देखिए कि राहुल गांधी जिस बात को लेकर निकले थे 7 सितंबर 2022 को, आज जिसका कर रहा हूं, जिसका समापन हुआ था 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर जाकर, उन्होंने भी वहां कहा था कि आप लोग डरिए मत। आज उन्होंने खुलासा किया, हालांकि राहुल गांधी इस बात को बहुत नहीं बोलते कि मेरे साथ 50 घंटे से ज्यादा समय तक जो है मेरे से पूछताछ हुई वगैरह वगैरह। आज आप देखिए कि वहां पर जो पूरा का पूरा वहां पर जो स्टेज ऐसे लोगों से भरा हुआ था राजीव जी, कि जो लोग अलग अलग परिस्थितियों से तो आए हैं लेकिन सारे के सारे भय मुक्त होकर आए हैं। जो मुझे सबसे बड़ा जो साइन नजर आता है, सबसे बड़ा जो शुभ संकेत नजर आता है, ये वही भय से मुक्ति है जो हमने 1977 में भी देखी थी। 1975 में जब आपातकाल लगा था, लोग जेल में चले गए, लेकिन जब वो निकले तो बिना डरे कि हमें इंदिरा गांधी वापस जेल में भेज देगी, इस डर से वो मुक्त हो गए थे। आज मुझे पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है वो भय मुक्त नजर आ रहा है, जो सबसे बड़े अचीवमेंट जो है, क्योंकि आपको जब किसी निरंकुश शासन से लड़ना है तो सबसे पहली बात है कि आपको डर से मुक्त होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने वो बता दिया है। अब आप देखिए उसमें कैसे लोग हैं और कितना बड़ा एक तरह से अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, जिस प्रकार से 1942 में बंबई में गांधी के आंदोलन में अलग अलग विचारधारा के लोग आके जुड़ गए थे,
उस समय जो विचारधारा नहीं थी वही विचारधारा आज फिर से नहीं है यहाँ पे। वो कौन सी विचारधारा शक्ति है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति हैं जो हर बार मैं चूंकि बंबई में मैंने पत्रकारिता की और शिवसेना को ही कवर करता था, मेरे ख्याल से कम से 11-12 साल तक मैंने शिवाजी पार्क में विजयादशमी के उनका जो सबसे बड़ा जो वो होती थी सभा होती थी हर साल, वो मैंने कवर की। हालांकि धनंजय जी चले गए, पता नहीं वो क्यों कह रहे थे कि बाल ठाकरे ने कभी नफरत की बात नहीं की, लेकिन मैं मानता हूं कि बाल ठाकरे जो है वो भी एक। जी, दीपक जी की आवाज़ चली गई, वीडियो चला गया, लेकिन बाल ठाकरे की समाधि पर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों गए थे आज सुबह, और वहाँ उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। एक साथ एक दल के ये नेता हैं, अब यानी एक गठबंधन के नेता हैं कह सकते हैं। डिस्कनेक्ट हो गए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ कहेंगे इस सभा पे? और यहाँ से एक आगाज हम देख रहे हैं, चुनावी शंखनाद देख रहे हैं, और बहुत मजबूत शंखनाद कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे या उद्धव ठाकरे या शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, कल्पना सोरेन, ये तमाम नेता, एमके स्टालिन उधर शानदार भाषण देते हुए, सबकी बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से एक चुनौती पेश करते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई देता है। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, मुझे लगता है कि ये एक तरीके से जो कहा जाता है कि पहली लड़ाई किसने जीती है, तो चुनाव घोषणा होने के बाद पहली लड़ाई इंडिया गठबंधन ने जीत ली। कल चुनाव की घोषणा हुई और इत्तेफाक से आज जो ये जमावड़ा हुआ इंडिया गठबंधन के नेताओं का, और जो एकजुटता दिखाई दी, और जिस तरीके से एकजुट होकर के एक सुर में जो है सबने केंद्र सरकार के खिलाफ, खासतौर से मोदी जी के खिलाफ जिस तरीके से बातें की, उससे एक संदेश गया राजीव जी की इंडिया गठबंधन एकजुट है। मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन अब मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए मैदान में आ चुका है। इसे इत्तेफाक कह लीजिए, चाहे इसे संयोग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो भी है, लेकिन कल घोषणा होने के बाद चुनाव की, और ये पहली बाजी जो थी वो इंडिया गठबंधन के हाथ लगी। मुझे लगता है कि राजीव जी की जो हाँ फारूक जो महत्वपूर्ण बातें आई, उनमें जो खासतौर रेखांकित करने की हैं, वो दो बातें वो जम्मू कश्मीर से आई। और जम्मू कश्मीर से एक तो फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा कि राहुल गांधी ने उन लोगों को गले लगाया जिनको कोई गले नहीं लगाता था, एक चीज। दूसरा ये कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी गांधी से डरते हैं। ये बहुत मार्के की बात है राजीव जी, क्योंकि गांधी से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डरते हैं। तो गांधी से डरते हैं तो राहुल गांधी को देख करके भी डरते हैं। तो ये बात भी जो है वो समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि अगस्त क्रांति की जहां से घोषणा हुई थी, वहीं से अगर आज ये इंडिया गठबंधन की घोषणा हुई है कि हम डरते नहीं हैं, और उद्धव ठाकरे ने जैसे कहा कि अब की बार भाजपा तड़ी पार, तो मुझे लगता है कि इस नारे के साथ जो है लोग जा रहे हैं मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनाव जो है वो काफी मुश्किल होता जाएगा। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के थे, हालांकि वो मुझे लगता है कि कद में सबसे छोटे नेता थे मंच पे, जो जमावड़ा था, लेकिन एक बात उनकी जो थी वो सबसे बड़ी थी, जो कहा कि ईवीएम जो है वो 5 से 10% की हेराफेरी कर सकती है, आप उसको भर दीजिए ताकि वो हेराफेरी नहीं होने पाए। तो ये जो उन्होंने बात की, मुझे लगता है ये भी एक गंभीर बात थी। तो यहाँ से बहुत सी चीजें निकली हैं, और इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी राजीव जी, जिसकी तरफ खड़गे जी ने इशारा किया और प्रधान जी ने भी कहा कि ये जो पूरे देश भर में जिस राज्य में आप जाएंगे, इंडिया गठबंधन का उस भाषा में बात करने वाला वहां का एक लीडर होगा। मोदी जी पूरे देश में अकेले जाएंगे और वही जो है वो सब जगह जाकर के भाषण देंगे। तो मोदी जी अकेले हैं जी, तो वो मोदी जी केवल हिंदी बोल पाते हैं, तो वही बोल पाएंगे, सिर्फ गुजरात में जाकर के गुजराती बोलेंगे। तो ये कुल मिलाकर के इंडिया जो है हर आम आदमी से कनेक्ट करेगा। मोदी जी जो सिर्फ जो है वो यहीं से कनेक्ट करेंगे। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी जुड़ गए हैं। दीपक जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। दीपक जी फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद दीपक जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पे अभी पिछले 3 घंटे से आप देख रहे थे, और इसमें खासकर इंडिया गठबंधन की एक शानदार बैठक, रैली कहें, बैठक नहीं ये रैली, और इस रैली में चुनाव का आगाज। और यहाँ से एक बात और निकल के आई है, चलते चलते उसका जिक्र जरूर करना चाहेंगे प्रशांत टंडन जी आपसे, और उसी के साथ क्लोजिंग कमेंट भी, ये कि क्या यहाँ से जो ईवीएम की बात, और राहुल गांधी ने जिस नोट पे ये कहा कि चुनाव आयोग, और दूसरी उनसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने भी और प्रकाश अंबेडकर ने भी, तमाम लोगों ने चुनाव आयोग के ऊपर सीधी जो
आंखें तरेरी हैं, इसको किस हिसाब से देखा जाए? क्या इस बार बिल्कुल सचमुच आर पार के हिसाब से हैं? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि ये आर पार की लड़ाई है, अब इसके बाद चुनाव नहीं होंगे और राजा जो है उसकी जान ईवीएम में बसती है। ये बात राहुल गांधी भी कह रहे थे। प्रशांत जी। राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ईवीएम को लेकर यहां से गया है। पहली बात कि देखिए कि ये जो गठबंधन आपको दिख रहा था, ये 60% वोट शेयर का गठबंधन है। 11 सरकारें हैं वहां पे और कितनी पार्टियां हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वहां पे जी। तो तमाम रीजनल पार्टियां हैं। लगभग पूरा दक्षिण भारत है, लगभग क्या पूरे ही दक्षिण भारत है। कर्नाटक, तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश को छोड़ के पूरा दक्षिण भारत। तो ये वहां से एक इम्पॉर्टेंट संदेश गया है और ये संदेश मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा। ये संदेश चुनाव आयोग को भी सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा राजीव जी? देखिए, इतना स्पष्ट राहुल गांधी ने और तमाम नेताओं ने ईवीएम के बारे में कहा, और केवल नेताओं ने नहीं कहा, जनता की तरफ से जो ईवीएम को लेकर जो रिस्पांस आ रहा था, उससे बड़ा स्पष्ट संदेश जा रहा है कि जनता के बीच में ये मुद्दा चला गया है। तो पहली बात कि ईवीएम अपने आप कुछ नहीं है। देखिए, ईवीएम को भी तो ईवीएम में अगर कोई हेरा फेरी है तो बगैर अधिकारियों की सांठगांठ के नहीं हो सकती। तो उन अधिकारियों को भी संदेश गया है जी। और सौरभ भारद्वाज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जिसकी चर्चा अमलेंदु जी ने की, कि ईवीएम 10% अगर हेरफेर कर सकती तो आप ईवीएम को हराओ ज्यादा वोट देकर। अब देश की जनता ने अगर ये कर दिया, और जिस तरीके से राहुल गांधी से लेकर शरद पवार और सबने ईवीएम के बारे में बोला है, तो कल अगर इंडिया गठबंधन आता है तो उन अधिकारियों की खोज खबर होगी जो मशीन में हेरा फेरी करने का काम करते हैं। तो इसलिए यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट संदेश ब्यूरोक्रेसी को, बड़ा इंपॉर्टेंट संदेश जुडिशरी को चला गया है जी कि कोई इलेक्शन के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी, ये इंपॉर्टेंट संदेश यहां से गया है राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी बातें, और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे ईवीएम हो या संविधान को बदलने वाली बात हो, इन तमाम मसलों का जिक्र करते हुए अलग अलग नेता यहां मंच पे दिखाई दिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपकी बात पूरी कीजिए प्लीज। आप कुछ बातें बता रहे थे मुंबई की। जी, मुंबई में देखिए ऐसा था कि जो शिवाजी पार्क है, यहाँ पर हर साल शिवसेना जो है पिछले जब से उसकी स्थापना हुई है, वो अपना विजयादशमी के दिन एक बहुत बड़ा आयोजन करती है। और ऐसा माना जाता है हमेशा कि शिवाजी पार्क जो है वो शिवसेना का अपना गढ़ है, दादर में बना हुआ है वो। लेकिन हुआ यह था कि जब उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हुए तो पिछले समय से उन्हें वो मैदान मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो पिछले 2 साल से जो है विजयादशमी का जो पर्व है वो शिवसेना वहां ठीक से नहीं मना सकी थी। उसका बहुत ही जबरदस्त जो जवाब है पूरा, जिसको कहते हैं कि 100 सुनार की 1 लुहार की, उसका आज उद्धव ठाकरे और वहां के मतलब पूरे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उसने वहां पर जो दे दिया, इतना बड़ा आयोजन वहां पर करना। दूसरी एक अच्छी बात मुझे लगी कि आप देखिए अलग अलग तरह की विचारधाराओं के लोग हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस महिला का पति जेल में है वो महिला आकर यहाँ पे बोल रही कि हम डरने वालों में नहीं है, और हम उसने हुंकार की गई जो कविता कल्पना सोरेन है, कल्पना सोरेन जी। उसके बाद देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर से जो दोनों लोग आए, वहां पर राज्य के अंदर चाहे वो प्रतिस्पर्धी हो, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है वो खड़े हैं, और वो जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। वहां पर शरद पवार भी थे, जिस शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, और जो शरद पवार खुद ही इनकी मां यानी सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के आशंका में जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और चले गए थे। अब आप सबकी जो बैकग्राउंड मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसमें जो लोग आए थे अलग अलग परिस्थितियों से,
ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिनके पिता सारी जिंदगी कांग्रेस को गालियां देते 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 जो है वो बहुत बड़े नेता बने थे, वो बहुत बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन आज उद्धव ठाकरे को पता चल गया है कि लोकतंत्र के बिना, ये बहुत अच्छी बात है और ये मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि काश बाल ठाकरे साहब इस वक्त जीवित होते तो वो जानते कि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो रास्ता सही नहीं था और लोकतंत्र का जो रास्ता है वो सही है। अंतिम बात, इसको इन्होंने जो लड़ाई को जो है वो इशू बेस्ड बनाया। राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी लड़ाई जो है कोई व्यक्तिगत मोदी से नहीं है या उससे नहीं है, विचारों की लड़ाई है और इशू बेस्ड मुद्दों पर आधारित लड़ाई है। यह संदेश हर किसी ने दिया। एक केवल आप एक प्रकाश अंबेडकर को छोड़ दीजिए जिन्होंने बड़ा ही एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी और मेरा ऐसा मानना है कि नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन बाकी लोगों ने देखिए उसको नहीं छुआ और वो मुद्दों पर बात करते रहे। और अंतिम बात, सारे के सारे लोग इस बात से सहमत थे कि आप अगर संविधान को बचाएंगे तो ही आप बचेंगे। इसको बड़ा एम्फेसाइज किया अंतिम समय में इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कि दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, मजदूर, किसान ये तब बचेंगे जब हमारा संविधान बचेगा। तो उन्होंने बताया कि लड़ाई कितनी बड़ी है, ये केवल कुछ सीटों की या सत्ता को पाने या गंवाने की नहीं है, ये इतनी बड़ी लड़ाई है कि हिंदुस्तान के इतिहास की शायद सबसे बड़ी लड़ाई जो है उसके लिए। और ये अच्छी बात है जिसके बारे में बार बार कहा जाता था कि गठबंधन नहीं होगा या टूट जाएगा या जो भी होगा, लेकिन ये साबित हो गया कि पिछले लगभग 3-4 महीनों से जो गठबंधन बना इंडिया, उसमें नीतीश कुमार जैसे लोग चले गए, बीच बीच में ममता बनर्जी जैसी महिला जो है वो थोड़ा सा कुछ अपने हिसाब से करती रही, कभी अखिलेश भी कभी नाराज हो जाते थे, कभी आम आदमी पार्टी का रवैया समझ में नहीं आता था। लेकिन आज एक संयुक्त और बहुत ही एकजुट चेहरा जो है प्रतिपक्ष का जो जनता के सामने आया है, उससे जनता का विश्वास इसमें बढ़ेगा और मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के पास घबराने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। और वो संदेश जो है आज मुंबई के शिवाजी पार्क से गया है। राजीव जी जी, मुंबई का जो शिवाजी पार्क है, उस पार्क में उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, नेताओं का भाषण समाप्त हो चुका है और विशाल भारद्वाज का वहाँ शो चल रहा है। और इसके अलावा जो पहले जो शो हुआ है उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार और खासकर बीजेपी, अब मोदी सरकार न कहें क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको अब चुनाव में कूद चुके हैं। लेकिन उससे पहले इतनी जल्दी जो चुनाव लंबा चलना है, 82 दिन का चुनाव है, कल से घोषणा हुई और आखिरी दिन तक आप गिन लीजिए 82 डेज, लेकिन 80-82 दिनों में पहले ही दिन चुनाव की घोषणा के ठीक पहले, मतलब वेरी नेक्स्ट डे, अगर इतनी बड़ी चुनौती और एक नहीं बल्कि 22 दलों के नेता जो मंच पे मौजूद थे, ये अगर चुनौती दे रहे हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है, आप समझ सकते हैं। और यहां से कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए राह और कितना आसान बनाते हुए उस राह को अभी पिछले 6,700 किलोमीटर 6,300 किलोमीटर बता रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो 6,000 रख लीजिए, उधर 4,000, 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा करके राहुल गांधी जो आए हैं, उन्होंने इस राह को कितना आसान बनाया है वो सब कुछ देखेंगे आने वाले समय में। लगातार इस पर चर्चा होगी। अब कल हमको इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रियाओं का, क्योंकि उनके ऊपर पर्सनल अटैक भी, उनके ऊपर उनका जो काम है उस पर अटैक भी, और राहुल गांधी ने जिस ढंग से जिस अंदाज में भाषण दिया है वो लगातार नरेंद्र मोदी पर अटैक था, उनकी सरकार पर अटैक था और इस देश के संविधान को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है उस पर अटैक था। और एम के स्टालिन जो डीएमके के चीफ हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो बातें कही हैं बहुत ही रिमार्केबल हैं और ये बातें कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी ज्यादा उजागर होकर आप तक हम पहुंचाएंगे और ये तमाम नेता और भी इस पर अपनी अपनी बातें रखेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, समय बहुत हो चुका है, आप लोगों का 3 घंटे से ज्यादा समय ले लिया हूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर दीपक पाचपुर